हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी थ्योरी के बारे में जिसका नाम क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये थ्योरी बहुत अच्छी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से आधी से ज्यादा चीजें गलत हैं, ठीक है। बट ये अच्छी इसलिए है क्योंकि इसी थ्योरी से बाकी थ्योरीज जो हैं उनका जन्म हुआ, ठीक है। इस थ्योरी में जो बातें कही गई वो पहली बार कही गई जिससे दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई करनी शुरू करी कि इस थ्योरी को गलत कैसे प्रूव करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई थ्योरी आती है तो उसके बाद वो थ्योरी तभी फेल होती है जब नई थ्योरी आएगी। तो अगर किसी ने कोई बात कही है तो सारे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसकी थ्योरी को गलत प्रूव करेंगे। तो इसी गलत प्रूफ के चक्कर में जो होता है नई नई डिस्कवरीज जो हैं वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थ्योरी इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि अगर ये कभी आई नहीं होती तो नई नई डिस्कवरीज होने में पता नहीं और कितना लंबा टाइम जो है वो खिंच जाता। तो देखिए, हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स आपको पता ही है कि साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में पहली बात क्या कही, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। क्या कहा कि मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है जो कि क्या है, इनडिविजिबल। उसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब कि हम उसको वैनिश भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। तो पहली थ्योरी से कि मतलब थ्योरी की पहली पोस्टुलेट से आपको समझ में आ रहा होगा कि गलत है। आप सभी को पता है कि एटम को हम और सब डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, बल्कि अब तो और भी पार्ट्स उसके जो हैं होने लग गए हैं, ठीक है। तो और भी ज्यादा सब डिवीजन हमारा हो जाता है। तो ये जो पहली पोस्टुलेट है इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है जिसको हम एटम कहते हैं। एटम को हम और भी ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही हम एटम को खत्म कर सकते हैं। दूसरी पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट मतलब कार्बन। कार्बन में भी देखो, कार्बन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो कार्बन एलिमेंट के अंदर कार्बन के बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका C12 भी आ गया, C13 भी आ गया, C14 भी आ गया। तो इन्होंने क्या कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सारे रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, शेप में, साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये बात भी देखो एक तरीके से गलत है। सबसे पहले तो आप यहीं से समझ सकते हो मास, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ के आते हो 9-10 में आप लोग पढ़ लेते हो आइसोटोप्स, आइसोबार्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि एलिमेंट अगर हमारा सेम है, जैसे कार्बन है तो कार्बन में एक एटम C13 है, एक C14 है, तो मास तो डिफरेंट हो गए। बट इन्होंने अपनी पोस्टुलेट में क्या कहा था कि भाई वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। दूसरी थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। ऐसे इस तरीके से बता रहे हैं कि अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे सारी रिस्पेक्ट में, हैविंग डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये भी देखो आपकी एक तरीके से पोस्टुलेट बाद में गलत प्रूव हो गई क्योंकि हम आइसोबार्स पढ़ते हैं, है ना। हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास क्या होता है, सेम। बट इन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी चीज जब रिएक्शन हो रही है या कोई भी चीज केमिकली कंबाइन कर रही है तो वो एटम करते हैं और कोई नहीं करता। जबकि अगर हम देखें तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी होती हैं वो ज्यादातर किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। बट इन्होंने क्या कहा कि एटम ही वो हमारा सबसे छोटा पार्ट है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट करता है। उसके बाद है atoms of two or more elements combine in a fixed ratio to form compound atoms। compound atoms क्या है, जिसको हम आज के टाइम में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़ते हैं फिक्स रेशो में, मतलब फिक्स रेशो में जुड़ेंगे और फिर वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इन्होंने कहा कि कोई भी आप मेथड ले आओ, फिजिकल मेथड लगा लो, केमिकल मेथड लगा लो, हम जो है एटम को ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली
कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कह रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें तीन ही चीजें होती हैं कि या तो वो जुड़ रहे हैं एटम्स, या फिर एटम्स सेपरेट हो रहे हैं मतलब कि डीकम्पोजिशन है, या फिर रीअरेंजमेंट है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं होता है एटम्स के थ्रू किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब देखिए जैसे डाल्टन्स थ्योरी आई तो जितने भी साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर्स या फिर जो अदर थे, वो लोग इस चीज में जुट गए कि भाई हम कैसे इस थ्योरी को रिव्यू दे सकते हैं या फिर हम कैसे इस थ्योरी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पे जाने से पहले या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि डाल्टन्स में क्या क्या कमियां थी जो उभर कर आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसकी लिमिटेशन थी वो क्या थी? It could not explain the laws of chemical combination by mass but failed to explain the laws of gaseous volume। ये क्या कह रहे हैं कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास जो था उसको तो ये लॉ एक्सप्लेन, उस वाली लॉ को तो ये एक्सप्लेन कर देते थे कि भाई कंबाइन हो जाएगा, बट क्या कह रहे हैं कि जब लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की बात आई तो ये उसको एक्सप्लेन करने में क्या हो गए? फेल। उसके बाद है इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सपोज पोटेशियम है या कैल्शियम है, अगर दोनों का मास क्या है 40-40, अगर वो आइसोबार्स हैं तो ऐसा क्यों होता है उसको भी एक्सप्लेन करने में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। क्यों उनका डिफरेंट मास होता है या डिफरेंट साइज होता है या डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। इट कुड नॉट, थर्ड क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये चीज बताने में भी फेल हो गए कि कैसे और क्यों एटम्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट के वो जुड़ते हैं और वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फोर्थ है इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है एटम्स जुड़ते हैं। ठीक है, तो एटम्स जुड़ते हैं, बॉन्ड जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, जस्ट क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कौन सा है या कैसा है जिसकी वजह से एटम जुड़ रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ये बताने में फेल हो गए थे, मतलब उसका नेचर बताने में वो फेल हो गए थे। फिर है इट गिव्स नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। मतलब जो भी आपका अल्टीमेट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का और जो भी कंपाउंड है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसका भी वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देने में क्या होगा? फेल। अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो सबसे पहला पोस्टुलेट इसका क्या है? एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। पहले हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस करी थी कि भाई एटम जो है वो इंडिविजिबल है, मतलब एटम को हम और नहीं तोड़ सकते, बट बाद में ये चीज पता लगी कि भाई एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब कहा जाने लगा कि भाई एटम को अब हम नो लॉन्गर कंसिडर करेंगे इंडिविजिबल, मतलब उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरी पोस्टुलेट की, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे डिस्कवरी या किस चीज की बात हो रही है? आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स में हमारे पास क्या है? जैसे कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे एटम है सेम एलिमेंट के, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सिमिलर हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टी। अगर अलग अलग एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है उनकी सेम प्रॉपर्टी हो सकती है, एक भी और एक से ज्यादा भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आर्गन की और हम बात करें कैल्शियम की, दोनों का मास क्या हो सकता है? 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? आइसोबार्स की। फिर है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑल्दो इन्होंने ये चीज बोल दी कि भाई एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट इन्होंने कहा फिर भी एटम अभी भी हमारा वही स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर कहा द रेशो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड
एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। कह रहे हैं कि जिस रेशो से हमारे डिफरेंट एटम्स जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो या तो फिक्स रेशो हो, हमेशा फिक्स रेशो होगा और इंटीग्रल होगा, बट जरूरी नहीं है कि उनका रेशो हमेशा सिंपल हो। जैसे कि अगर हम बात करें शुगर मॉलिक्यूल की, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल को हम सुक्रोज भी कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंट एटम्स का रेशो निकालो तो वो क्या आ रहा है 12:22:1 वो 11, ठीक है, तो ये आपकी कोई सिंपल रेशो नहीं है। फिर है 6th पोस्टुलेट में इन्होंने क्या कहा, एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब कि अगर हम किसी एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसका एक एटम लिया, तो हम उसको दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन को हम चेंज कर सकते हैं ऑक्सीजन में, कैसे, अल्फा रेस से ट्रीट करके, ठीक है। सिमिलरली हम यूरेनियम को भी चेंज कर सकते हैं प्लूटोनियम में थ्रू न्यूट्रॉन्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम एलिमेंट जो है हमारा, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है, तो कह रहे एक एलिमेंट के एटम को हम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कर सकते हैं। फिर कहा द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। अब देखो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल टू mc²। तो एनर्जी और मास जो है उनके बीच में भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा था ना कि भाई एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल्स, कि हम उसको तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा मास जो है किसी भी एटम का, उसको हम चेंज कर सकते हैं एनर्जी में, ठीक है। तो ये जो इतनी सारी हमने पोस्टुलेट्स पढ़ी, ये किसकी पोस्टुलेट्स थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की।